नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। अभी तक आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत लोक व्यवहार, विदेशी राज्यों से संबंध, राज्य सुरक्षा, शिष्टता, सदाचार, कोर्ट की अवमानना, मानहानि के संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं एवं उक्त जानकारी संविधान सीरीज के 52, 53, 54, 55 और 56 एपिसोड में उपलब्ध है। आज हम संविधान के आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत देश की संप्रभुता एवं अखंडता शब्द की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। देश की संप्रभुता से क्या तात्पर्य है? संप्रभुता से तात्पर्य उस अवधारणा से जिसमें कोई देश अपनी सीमा में किसी प्रकार का उचित राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उसे कोई दूसरा देश या दूसरे देश की सत्ता द्वारा निर्णय के लिए रोक नहीं सकता। अखंडता से तात्पर्य यह है कि कोई भी क्षेत्र जो किसी देश का है उसे कोई अपने देश में मिला नहीं सकता और ना ही उस देश पर किसी दूसरे देश का अधिकार है। इसे हम देश की संप्रभुता एवं अखंडता कहते हैं। यह संप्रभुता एवं अखंडता का यह शब्द आर्टिकल 19(2) में संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 5 अक्टूबर 1963 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत ऐसे कथनों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जिससे भारत की अखंडता एवं संप्रभुता तक किसी प्रकार की आंच आती हो या भारत के किसी भाग को संघ से पृथक करने होने के लिए उकसाया जाता हो। यह सोशल मीडिया का युग है। विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान मेल से, वेबसाइट के माध्यम से होता है। आज के दौर में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम इलेक्ट्रॉनिकली सूचनाओं भेजने का आदान प्रदान किया जा रहा है। इसलिए हमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है जिससे देश की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाया जा सके। सूचना तकनीकी अधिनियम जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कहते हैं, भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ तथा 27 अक्टूबर 2009 को एक पार्लियामेंट द्वारा इसे संशोधित किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का उद्देश्य क्या है, इसको भी हमें जानने की कोशिश करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 निम्नलिखित मुद्दों पर बहुत ही उपयोगी है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देता है। दूसरा, डिजिटल हस्ताक्षर को भी कानूनी मान्यता देता है। अपराध और उल्लंघन तथा साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था हेतु इसमें दंड के प्रावधान किए गए हैं। इस एक्ट की धारा 66F के अंतर्गत साइबर आतंकवाद के लिए दंड का ही प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को भंग करने या इसके निवासियों को आतंकित करने के लिए किसी अधिकृत व्यक्ति को कंप्यूटर के इस्तेमाल से रोकता है या रोकने का कारण बनता है तो उस पर साइबर आतंकवाद के लिए दंड के प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत लागू हो जाएंगे। दूसरा, बिना अधिकार के या अपने अधिकार का अतिक्रमण कर जबरन किसी कंप्यूटर के इस्तेमाल की यदि कोई व्यक्ति कोशिश करता है तो उस पर भी साइबर आतंकवाद के लिए दंड के प्रावधान लागू हो जाएंगे। तीसरा, कंप्यूटर में वायरस जैसी कोई भी ऐसी चीज डालता है या डालने की कोशिश करता है जिससे लोगों की जान को खतरा पैदा होने की आशंका या संपत्ति के नुकसान का खतरा हो या जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं में जानबूझकर खलल डालने की कोशिश करता हो तो धारा 70 के अंतर्गत संवेदनशील जानकारियों पर उसका बुरा असर पड़ने की संभावना हो तो उस पर भी साइबर आतंकवाद के लिए दंड के प्रावधान लागू हो जाएंगे। चौथा, अनाधिकार या अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए यह जानबूझकर कि किसी कंप्यूटर से ऐसी सूचना हासिल करने में कामयाब होता है जो देश की सुरक्षा एवं अन्य देशों के साथ उसके संबंधों के नजरिए से संवेदनशील है या कोई भी गोपनीय सूचना इस इरादे के साथ हासिल करता है जैसे भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं संप्रभुता, अन्य देशों के साथ उसके संबंध, सार्वजनिक जीवन या नैतिकता पर बुरा असर पड़ता हो तो ऐसा होने की आशंका हो तो देश की अदालतों की अवमानना अथवा मानहानि होती तो ऐसे की आशंका होने पर भी साइबर आतंकवाद के लिए दंड के प्रावधान लागू हो जाएंगे। पांचवा, किसी अपराध को बढ़ावा मिलता हो या उसकी आशंका हो, किसी विदेशी राष्ट्र अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा किसी अल्प को ऐसी सूचनाएं या फायदा पहुंचता हो तो उसे साइबर आतंकवाद के आरोपी माना जा सकता है। छठवां, यदि कोई व्यक्ति साइबर आतंकवाद फैलाता है या ऐसा करने की किसी साजिश में शामिल होता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है तथा उस पर भी साइबर आतंकवाद के अंतर्गत दंड के प्रावधान लागू हो जाएंगे। भारत की एकता, अखंडता बनाए रखने हेतु भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड में साइबर अपराधों से संबंधित बहुत कड़े प्रावधान भी किए गए हैं। ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना आईपीसी की धारा हो, आईपीसी की धारा 499 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है।
दूसरा, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल आईपीसी की धारा 463 के अंतर्गत व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तीसरा, फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। चोरी छिपे किसी के ईमेल पर नजर रखना आईपीसी की धारा 463 के अंतर्गत भी उसको दंडित किया जा सकता है। यदि व्यक्ति वेब हाईजैकिंग करता है तो उस पर इंडियन पेनल कोड की धारा 383 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। ईमेल का गलत इस्तेमाल आईपीसी की धारा 500 के अंतर्गत भी उसको दंडित किया जा सकता है। यदि व्यक्ति हथियारों की ऑनलाइन कोई बिक्री आर्म एक्ट के अंतर्गत व्यक्ति के विरुद्ध करता है तो आर्म एक्ट के विरुद्ध इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत क्या कोई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हुए हैं और हम इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। यह प्रकरण है श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 सब क्लॉज 1523। इस पिटीशन में कहा गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 66A ने किसी भी व्यक्ति के लिए कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण का उपयोग करके बेहद आक्रामक या खतरनाक सूचना भेजना एक दंडनीय अपराध बना दिया है। प्रावधान में से लगातार ऐसी जानकारी भेजने के लिए दंडनीय बना दिया जिसे प्रेषक जानता है कि उसे झुंझलाहट, असुविधा, खतरा, बाधा, अपमान, चोट, आपराधिक धमकी, दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना के लिए यह एक झूठी है। इसके अतिरिक्त धारा 66A ने झुंझलाहट या असुविधा पैदा करने या संदेश की उत्पत्ति के बारे में प्राप्तकर्ता को धोखा देने या गुमराह करने के उद्देश्य से एक इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश भेजने के लिए भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ने दंडनीय बना दिया है। श्रेया सिंघल गैर सरकारी संगठनों और कंपनियों द्वारा रिट याचिकाओं को क्लब करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। विभिन्न याचिकाओं को एक साथ जोड़ा गया। पिटीशन में कहा गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 66A द्वारा संविधान के आर्टिकल 19(1) तथा आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता है, इसलिए इसको रद्द किया जाए। और इस न्यायमूर्ति चलमेश्वर और न्यायमूर्ति नरीमन की 2 न्यायाधीशों की डबल बेंच ने इस पिटीशन को सुना और कहा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की इस बेंच द्वारा निर्णय में कहा कि इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 की धारा 66 से भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटीकृत भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है तथा उच्चतम न्यायालय की बेंच द्वारा संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने आगे कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 66 द्वारा संविधान के आर्टिकल 19(1), 19(2) के तहत भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगता है। इस प्रकार श्रेया सिंघल की पिटीशन को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो सातवीं अधिक संविधान के आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत देश की संप्रभुता एवं अखंडता शब्द पर एक संक्षिप्त जानकारी एवं व्याख्या जो आपको प्रस्तुत की गई है। जल्दी हम आर्टिकल 20 के अंतर्गत चर्चा हेतु पुनः उपस्थित होंगे। अंत में आपको सूचना प्रेषित का निवेदन है कि सोशल मीडिया का उपयोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की सीमा में रहते हुए करें, जिससे एक्ट का भी पालन हो और आप भी सुरक्षित रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करें संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।